हिंदी को हमारी राजपत्रित भाषा माना गया। राष्ट्रभाषा तो नहीं है, राजभाषा का दर्जा दिया गया और राष्ट्रभाषा के लिए अभी भी उसमें लड़ाई चल रही है। तो हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आज। इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि अभी आज हम हिंदी भाषी देश होने के बाद भी हमको हिंदी दिवस के ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है, मगर एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि हमारी सांस्कृतिक यहाँ पर संस्कृति इतनी। ग्रियर्सन ने बोला था कि भारत में एक भाषाओं का अजायब घर है जिसमें कम से कम 180 प्रकार की भाषाएं और 540 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक भाषा को हम लगा दें। जो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी का विकास तो भी 1000 वर्ष पूर्व हुआ, जब से मुसलमानी आक्रमण चालू हुआ हमारे ऊपर, ईरान से लोग आए। और भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति तो मानव सभ्यता की उत्पत्ति। प्लीज करेक्ट, मगर आप मुझको करिएगा, सही करिएगा अगर हमको गलत होता हो। जयदीप, आप सबसे निवेदन है, जितना मुझे आइडिया है उसके बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ ही प्राकृतिक भित्तियां होती थी, चित्रकलाएं, बाद में प्राकृतिक भाषाएं बनी आकर के। तो ये प्राकृत भाषाएं बढ़ते 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 कुछ ईसा से 500-600 साल पहले के आसपास, बुद्ध के ज़माने की बात रही होगी, बुद्ध के आसपास ये कुछ भाषाएं डेवलप हुई जिसमें पाली रही। और ये बुद्ध का बड़ा योगदान। इससे पहले संस्कृत के लिए मातृभाषा, संस्कृत को बड़ा विशुद्ध भाषा माना गया। संस्कृत के अंदर शुद्धता बहुत थी, भाषाई शुद्धता। संस्कृत को इस बात की बड़ी ज़्यादा वो था, मगर कहीं ना कहीं निगेटिव, नकारात्मकता लेती चली गई ये लैंग्वेज अपनी शुद्धता के कारण, कि आम जनमानस में ये भाषा जा नहीं पाई। तो बुद्ध के बारे में कहा गया कि बुद्ध ने अपनी सूक्तियां, अपने अनुवाद जो किया थी उसको जब उन्होंने बोला, जब बौद्ध धर्म को लोगों ने ज्वाइन करना चालू किया धीरे धीरे, बहुत सारे उसमें से पढ़े लिखे और बहुत से पंडित विद्वान भी थे। तो जब एक अच्छी खासी स्वीकार्यता हो गई समाज में बौद्ध धर्म की, तो लोगों ने उनसे बोला कि तथागत अब क्यों ना हम आपके विचारों को भाषाई शुद्धता दे दें, तो संस्कृत में करें। तो बुद्ध ने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा नहीं, और जो भाषा है पाली भाषा में ही मेरी सूक्तियां सारी जाएंगी, जितने सूत्र रह जाएंगे। तो ये भाषा वहां पर पाली रही, प्राकृत रही। फिर आगे आते 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 आप देखेंगे कि हर्ष के आसपास के टाइम पर बड़ा ही प्रबुद्ध सुशासन था हिंदुस्तान में। बड़ा एक शालीन, जो जितने भी प्रशासक जो थे वो बड़े बंधे हुए थे, सभी चीजें सही चल रही थी। उससे पहले अगर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात करें तो वही प्राकृत भाषाएं थी, वो विलुप्त हो गई बाद में जाकर के, आक्रमण हुआ जब उसके बाद। तो हर्ष के बाद जब ये एक स्वप्न टूटा हिंदुस्तान का 6वीं-7वीं शताब्दी के बाद, जो बताते हैं कि हूणों का आक्रमण हुआ था एक जमाने में। हूण जो थे वो बर्बर प्रजाति के थे, बहुत ज्यादा जंगली। बिल्कुल। उन्होंने ये, एक तो अशोक का टाइम था जब कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म आ गया। उसके बाद 600-700 साल बाद ये पहली बार नृशंसता हुई हिंदुस्तान में, इतने बड़े पैमाने पे। जंगली लोगों ने आक्रमण किया और कहते नहीं खून के आंसू रोना, तो वो कहा जाता है कि उनकी जो महिलाएं थी, जब कोई व्यक्ति मर जाता था हूणों में, तो अपने गालों में खरोच करके रोती थी, जो खून निकलता था वहां से एक कहावत, मुहावरा चालू हुआ खून। और हूणों ने क्या किया कि उन्होंने संस्कृति का बड़ा ज्यादा दोहन किया। जो हमारा तक्षशिला भी जलाई गई शुरू में जब ये लोग आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी भी जलाई गई, और 2-3 महीने तक ये सब चलती रही। 6 महीने चली थी। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब पहला आक्रमण मुसलमानों का जो हुआ वो सिंध की तरफ से हुआ, गुजरात की तरफ से, 10वीं शताब्दी की बात में। मगर उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ा, हम अपनी संस्कृति को, विरासत को बचा के रखे रहे। मगर जब ये मध्य एशिया से ईरानियों ने आक्रमण करना चालू किया पंजाब की तरफ से, ठीक है, ये पहले भी आए थे, आर्य थे जो कहलाए गए, जहाँ भाषाएं लेके आए, सांस्कृतिक मिलन हुआ वहाँ पर। यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए क्योंकि चंगेज खान ने मध्य एशिया में बहुत उत्पाद बचा के रखा हुआ था। तो मनीषी जो लोग थे, मनीषी लोग, वहाँ के विद्वान जो थे, वो सब भाग भाग करके इस तरफ आ गए और बस गया करके। वहाँ पर जो उनके वो भी थे आपके योद्धा वगैरह। तो जो पहला जिक्र मिलता है, जो आजकल हम जिसको हिंदी बोलते हैं, बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है, वो हिंदवी जो है 11वीं शताब्दी के आसपास महमूद गजनवी जब यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर शासन करना चालू किया। महमूद गजनवी, अच्छा ये सबसे बड़ी बात रही कि ये थे तो बड़े बर्बर
आक्रमण करता है, मगर विद्वान बहुत था वो संस्कृत के विद्वानों को भी सम्मानित करता था और ये जो इस तरह की कलाएं हैं इनको बड़ा संरक्षण देता था। तो वो भाषाएं जो अच्छा वो लेकर के क्या है, वो लेकर क्या है फारसी, क्योंकि फारसी एक अभिजात क्लास वर्ग की भाषा थी जो मध्य एशिया ईरान में बोली जाती है। तो यहाँ पर आने से क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी पुरानी प्राकृत भाषाएं थी और उनका मिश्रण जो इसके अलावा जो हमारी बोलियां थी, ब्रज थी, अवधी थी और पंजाबी भी थी, इधर गुजराती, पंजाबी, सिंधी। आप कभी उर्दू का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें गुजराती उर्दू का इतिहास भी है आक्रमणों के साथ में। तो वहां पर इनका मिश्रण हुआ और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा अमीर खुसरो का, जो जहां से लोगों को पता चलता है अमीर खुसरो वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने फारसी में तो कहा ही और ब्रज भाषा में भी इतने बढ़िया उन्होंने गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, मोहम्मद जैसी भी थे, उन्होंने कितने अच्छे पढ़ लिखे, पद्मावती, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेश कर अंत समय का चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेश, गोरी सोवत सेज पर मुख पर डाले केस, ये उनका बोलते हैं आखिरी चल खुसरो घर दो पंक्तियां थी, इस पर उनकी मृत्यु हो गई। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उन्होंने पढ़ी। फिर ये इसके बाद जब आक्रमण खत्म हुए और मोहम्मद गोरी और सब खत्म हुआ, भक्ति काल आया। भक्ति काल में क्या था कि जब हमारा समाज टूट चुका था, कहीं से उसको कोई राह नहीं, तो ईश्वर की राह दिखाई पड़ी और वो भक्ति काल के टाइम में सूरदास, कबीर, मीर, तुलसी, उन्होंने बोलियों में जो थे दोहा, सोरठे गा करके ईश्वर की भक्ति में पूरे रंग गया था। जब मतलब बोलियां तो पहले भी थी, अवधी, ब्रज ये सब थी, पर इनका साहित्य में यूज होना चालू हुआ, इनका लेखन चालू हुआ। ये बोलते हैं जैसे जहांगीर के टाइम से ही ये उर्दू शब्द आया। जहांगीर उस समय शासन किया था मुगलों का कि आम जनता तो बोल रही थी आपकी लोकल भाषा जो आप वहाँ की थी, और जो अभिजात वर्ग था या राज परिवार था वो फारसी बोलती थी, तो उनके बीच समन्वय नहीं था। तो उसमें होता क्या था कि जो सेना में लोग भर्ती किए जाते थे वो तो सब वहाँ के आदमी होते थे जो रहते थे प्रजा में से लेकर के, तो उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सेना के शिविर लगा करते थे, उसको उर्दू मोहल्ला कहते थे। मोहल्ला शब्द भी वहीं से आया। अच्छा, मोहल्ला शब्द उर्दू मोहल्ला कहा जाता था वो जहांगीर के जो सैनिकों के शिविर लगते थे। तो वहां पर मिक्सअप बहुत ज्यादा हुआ अभिजात वर्ग। अब वो क्या था कि उसमें क्या था, इससे उनके सेनापति, प्रमुख, प्रधान वो उनसे भी बातचीत करते थे और इनसे भी बातचीत करते थे। तो बीच की भाषा जो थी वो बहुत मतलब डेवलप होना चालू हुई। फिर जाकर के आपको हिंदवी बनी, फिर ज़ुबान हिंदवी हुई और रेखता कहलाई जो थोड़ी सी काव्य रूप में चली गई भाषा, उसको रेखता कहा गया। रेखता के बाद फिर होते जब गदर हुआ, और गदर के बाद फिर दूसरा जो हुआ हिंदी को लेकर के आंदोलन सबसे ज्यादा वो भारतेंदु ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके बाद तो वो हिंदी को लेकर के था, मगर इधर उर्दू में काम चालू था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी ग्रियर्सन ने। अंग्रेजों का मकसद था कि जितने भी उर्दू, लल्लूलाल बहुत बड़े, लल्लूलाल जी बहुत बड़ा हाथ है उसमें, मतलब जो खड़ी बोली था वो शब्द मैं चाहूंगा थोड़ा प्रकाश डालो उसके ऊपर। मतलब ये चालू हुआ इनके पीछे, मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद 1100 शताब्दी में वो दौर चालू होता है जब अपभ्रंश को छोड़ते हुए हिंदी की सारी बोलियां डेवलप हो रही थी, जिसमें कि गुजराती, बंगला, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली ये सारे थे। तो 1100 से 1350 तक ये सब सिर्फ बोलियां थी जो आम जनमानस की बोलचाल में यूज हो रही थी। तो 1350 से जो चालू हुआ 1850 तक, तो ये दौर था जब ब्रज भाषा, अवधी और ये सब उनका काव्य में इस्तेमाल हो रहा था। तो जिनके मेन मुख्य अमीर खुसरो थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो सबसे पहले जो भाषा थी जो अवधी थी, फिर अवधी में जो साहित्य लिखा गया वो मेनली जो था राम जी के ऊपर लिखा गया है, और वो बहुत मर्यादित मानस के, मुझे बहुत मर्यादित भाषा। मुझे एक बड़ा अच्छा इसमें संस्करण याद आ रहा है कि रामायण बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई, लोकल जो हमारे यहाँ भी है। इसमें ओरछा नरेश थे, ओरछा झांसी के पास है किला, तो वहाँ पे ओरछा किला भी है बहुत मशहूर। तो तुलसीदास के समकालीन ओरछा नरेश थे, तो उनको ओरछा नरेश के जो राज पुरोहित थे केशव महाराज ने भी रामायण लिखी है संस्कृत में, और वो शायद उसी समय लिखी गई जब तुलसी ने
रामचरितमानस लिखी। अब देखिए भाषा, देखिए रामचरितमानस लिखी गई अवधि में, और भाषा की शुद्धता और मर्यादा को बरकरार रखते हुए केशव महाराज ने संस्कृत में रामायण लिखी। और ओरछा नरेश ने उस समय जितने भी जनपद थे हिंदुस्तान में, बोलते हैं कि केशव महाराज ने उनकी रामायण को सोने के पत्रे से बरफ में लगा करके सब जगह भेजा। और केशव महाराज ने एक बार बोला भी कि मुझे वो दोहा नहीं याद आ रहा है, दोहा कहा उन्होंने कि मेरी बुद्धि जड़मत हो गई है, जो मैंने कुछ इन लोकल जो आम भाषाओं में लिखा, मेरे यहाँ के तो दास जो है वो भी संस्कृत में बात करते हैं। मगर आज ये है कि पूरी दुनिया में तुलसीदास आप 24 घंटे कहीं ना कहीं ये कोई यहाँ पे अगर रात हो जाएगी तो कहीं वहाँ पे अमेरिका में एक जगेगा और वो विनयना माना जल जड़ गए 3 दिन चालू हो जाएगा। तो ये है जन भाषा की शक्ति कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी आज घर घर गाई जा रही है, वो मानस एक, और बाकी जो लिखी गई उनका भी महत्व तो है। मगर ये दो कंपैरिजन मुझे आप मतलब याद आ गया, इसलिए हमने बता दिया। बाकी आप चर्चा को आगे जनमानस तो वही है ना कि आज के दौर में भी हिंदी के साथ इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे शब्द तो इंक्लूसिव होकर चलती है। भाषा क्या होता है, हम लोग के मन में क्या भ्रम है कि भाषा शब्द होती है, शब्द कभी भाषा नहीं होते। सिंटेक्स या जो विन्यास होता है आपका, भाषा वही होती है। तो उस भाषा में अगर शब्द समृद्ध कर रहे हैं आपकी भाषा को, अगर समृद्धि की तरह, तो भाषा कभी मरती नहीं, क्योंकि उसका सिंटेक्स अगर इंटैक्ट है, उसका विन्यास जो संरचना है भाषा की, वो अगर आप सही पकड़ के चलते हैं तो कभी भाषा का ह्रास नहीं होता है। पर जनरली कॉमन हमारे मन में ये शंका रहती है कि यार अंग्रेजी के शब्द आ गए, उर्दू के फारसी आ गए, तो हिंदी नहीं रही है, ऐसी बात नहीं है। भाषा तो शुरू से वो हमेशा भाषा का स्वभाव ही होता है कि नई चीजों को। उनका एक ये है हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए। कितनी मतलब बड़ी दुखद बात है ये कि हिंदी बोलने वाले कहते हैं कि आप हिंदी में बात करो ना। विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना कुछ नहीं है। ये जो जहाँ तक भाषा की बात है, अगर मैं इसे नॉर्मल प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में बताऊँ, तो आप क्या कहेंगे? गंगा नदी का उद्गम मैं आपको पूछूंगा, मुझे बता देंगे। भाषाओं का उद्गम क्या गंगा नदी में सिर्फ गंगा का पानी है? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सहायक नदियों का पानी है, मैं कहूँगा फिर भी आपका उत्तर अधूरा है। सहायक नदियों से भी बढ़कर कुछ है। इसके लिए मैं एक सिंपल लॉजिक में कह सकता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। जल चक्र का उदाहरण बिल्कुल प्रॉपर बैठता है भाषा के चक्र पर। सागर से वाष्पोत्सर्जन हुआ तो बस वो सागर सब जो सारी भाषाएं, वाष्पोत्सर्जन का पानी, वो पानी कहाँ बरसा है, आप उसे बांध ही नहीं सकते। भाषा नदी है, और जब वो समृद्ध होती है तो समुद्र बन जाती है। वही समुद्र को लेके सारी प्रक्रिया। मैं समर्थन करना चाहूंगा कुछ इसमें थोड़ा जोड़कर। भाषा होती है जैसे कि संस्कृत भाषा का हम उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण संस्कृत भाषा में से हमको जो जानते हैं वो 15 भाषा उसमें से उत्पन्न हुई। जो उत्क्रांति जो होती है ना, वो भाषा में हमेशा होती है। तो अगर हम ऐसा मान ले कि हिंदी भाषा खत्म हो रही है और हम उसको बचाने के लिए कुछ कर, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी हमारे वो जीन से बस गई है, हमारे क्या बोलूं तो लहू में आ गई है। तो उसको अंदर अंग्रेजी भाषा का एडिशन होगा, उसमें हम ऐड कर सकते हैं और वो धीमे धीमे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में 10 लाख शब्द है। आप डिक्शनरी उसका खोलोगे तो 10 लाख, उसमें कब कुछ मेडिसिन रिलेटेड होंगे, कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड होंगे, कुछ अलग अलग 10 लाख शब्द है। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा 30,000 शब्द होंगे या 50,000 होंगे। नहीं, मगर आज भी जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत की मगर बात करूं, सबसे वैज्ञानिक भाषा। जब टॉकिंग कंप्यूटर्स बनाने की बात अभी चल रही है और जब उस पर रिसर्च करी गई तो समझ में आया कि संस्कृत भाषा ऐसी है जो सबसे ज्यादा सूट करेगी सुनने के लिए। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, बता दूं भाषा की आपको वैज्ञानिकता बताऊं संस्कृत की। एक दंडी महाराज ने कभी संस्कृत में कुछ कहानियां लिखी, दंडी महाराज संस्कृत में कहानियां लिखते थे। तो उनका एक प्रसंग है, उसमें नायक जो है वो जा रहा है कि आखेट करने, और एक तीर उसके होंठ पे लगता है, नीचे का होंठ कट जाता है। आप याद रखिए कि आपका जो ओष्ठक है, पवर्ग जो है पा फा बा भा मा, वो जब तक होंठ मिलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। और ये वैज्ञानिकता है हमारी भाषा की कि उसके बाद दंडी महाराज ने पूरे
पूरी कहानी चली है आगे कई प्रसंगों में, मगर कहीं भी पावर का उपयोग नहीं किया है, पूरे संवाद चले हैं नायक के। चारित्रिक भाषा भी इंग्लिश, देखिए इंग्लिश भाषा तो क्या बोले, आई नो कंप्यूटर क्या समझेगा, KNOW की NO, बिल्कुल कहीं पी साइलेंट है, कहीं टी साइलेंट है। तो और कोरियन और जापानीज लैंग्वेज चित्रकारी, मैं तो कोरिया में 3 साल रहा, उनके पास तो शब्द ही नहीं है। सा भी वही है, जो सा है वो ला है, सा और ला दोनों एक है। नॉर्थ कोरिया के लोग जिस चीज को ई बोलते हैं, साउथ कोरिया के लोग उस चीज को ली बोलते हैं। अब ये हिंदी इंग्लिश की बात है तो उसमें मैं जोड़ दूं। बिल्कुल। विवेकानंद के जीवन का एक हाँ, अच्छा सा प्रसंग है कि बैठे थे, एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है, उनसे इंग्लिश में बात करता है, हेलो सर हाउ आर यू, नमस्ते कहते हैं, फिर वो हिंदी में बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, तब वो इंग्लिश में जवाब देते हैं। बोले समझ में नहीं आया, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा था, तब आप मुझे हिंदी से बात कर रहे थे, आप नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। बोले जब तुम आए तो तुमने अपनी माँ का परिचय दिया, अपनी माँ को इज्जत दी, इंग्लिश तुम्हारी माँ है, तुमने अपनी माँ को सम्मान दिया, मैंने भी अपनी माँ को सम्मान दिया, फिर तुमने हिंदी बोलकर मेरी माँ को सम्मान दिया, मैंने तुम्हारी माँ को सम्मान दिया। बिल्कुल, बहुत सिंपल से प्रसंग में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। और रही बात ये भाषा को, हम कोई भाषा का तो ठेकेदार बन नहीं सकता, बिल्कुल, उसको बचा लेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। सीधी बात है, बोली भाषा की मृत्यु का मतलब होता है उसका बोली में ना रहना। संस्कृत में मैं दादा ने कहा कि कठिनाई की वजह से दूर नहीं हुई थी, उसको एक खास वर्ग के लिए उसको संरक्षित कर दिया गया था, एक वर्ग को उसको हमेशा उससे वंचित रखा गया। दूसरी बात, वंचित रहने से क्या हुआ, कुछ ही वर्ग के लोगों ने उसका उपयोग किया, तो भाषा में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो चेंजेस आने चाहिए, वो चेंजेस नहीं आए, धीमे धीमे वो भाषा जड़ होती है। उसमें खास तरह के, मैं बेसिकली बता दूं कि संस्कृत बोलने के लिए आपको टेबल, विभक्ति के टेबल याद करने अब सेंटेंस याद करो, थोड़ा सा याद करो, कितना सबको ऐसा लगता है, बालो 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 बालव्यो, क्या क्या याद रखोगे आप, इसलिए तो साइंटिफिक तो रही, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं रहता, इसलिए वो समाप्त हुई। रही बात साइंटिफिक, तो उसका रीजन यही है, उसमें जो कहते हैं वही लिखते हैं और वही उच्चारण एकदम शुद्ध उसका। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात आप मानव प्रवृत्ति क्या करते हैं। आप यही देखिए कि रामचरितमानस में जब एक तरफ राम उपासना कर रहे हैं शिव की, ठीक है, नमामि शिमाशीं निर्वाणं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्विहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। एक तरफ रावण भी शिव की उपासना कर रहा है, डबट 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 डबट, तो आप किसी छोटे से बालक को भी खड़ा कर देंगे, उससे पूछेंगे तो ये बोल देगा कि ये स्तुति राम ने कही होगी और ये स्तुति रावण की। तो ये चारित्रिक जो प्रवृत्तियां है वो भी है आपकी। ये भाषा, मैं वैज्ञानिकता की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी भाषाएं जो है इतनी ज्यादा संपन्न है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी संपन्नता, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण बहुत हुए, हमारी संस्कृति को नाश करने की कोशिश करी गई। संस्कृति को आप खत्म करो, सबसे पहले भाषा और उनके जो कस्टम्स हैं उनको खत्म कर दो। लॉर्ड मैकॉले ने यही तो किया आकर के हिंदुस्तान में, और किया क्या, आप 150 साल से पहले की आपकी जो संपन्नता थी उसको इस पीढ़ी से खत्म करा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं ये चीजें, यही हो रहा है। और थोड़ा मैं क्या कहता हूँ, आज रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन, हाँ उनके सुनाओ, तो मुझे बड़ा अंतर था, वैसे तो आपको सुनानी, मगर मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मनीष भी सुनाएंगे, रश्मि रथी का तीसरी सर सुनाए बिना हम रह नहीं पा रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ, वहीं से चालू करते हैं, फिर थोड़ा सा काव्य पाठ भी लेते हैं। हाँ। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लिखा, सौभाग्य सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, बैतरी की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन चाहिए। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, कृष्ण की चेतावनी है। जब कृष्ण, महाभारत जब बिल्कुल निश्चय हो गया कि अब बिना युद्ध के नहीं होगा, तो अंतिम प्रयास कृष्ण ने किया और भगवान गए दरबार में दुर्योधन से बात करने की, भाई कहीं समझौता हो जाए तो कुछ, तो वो प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में लिखा हुआ है, वो बहुत ही प्रचलित है प्रसंग। 5 गांव मांगने, हाँ, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला,
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वाह। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देखिए रस, भाषा का रस देखिएगा। हर आदमी, आप किसी को भी बैठा लीजिए, विभोर हो जाएगा इसमें। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल बक्षिस्थल विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरुपद मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग मतलब आंखें, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साथ। ये संग गांधारी की संख्या का याद आ गया। बहुत बढ़िया। इनका जन्मदिन हाँ कब 23 है? नहीं आज है, आज है शायद, 22 है। 23 को है, 23 को है, 23 को है, 22 है। आज 22 आज 22 है। 23 होता है। अच्छा 23। एक और बात मैं आपको खूबसूरत बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। लॉर्ड मैकलन जब इंडिया को, भारत को अपनी जो संस्कृति से अलग रखना चाहता था, पर भारत ने एक ऐसी चीज छोड़ी है ना कि जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की, स्वीकार किया है। जैसे कि हमने आर्यभट्ट ने जो शून्य की शोध की, अगर शून्य ना होता तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी टेक्नोलॉजी, और बाइनरी टेक्नोलॉजी के नहीं होती तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं चलती थी, ना मैकेनिकल टेक्नोलॉजी ना चलती थी, ना कंप्यूटर चलते थे, ना कुछ भी चलता था। तो भारत ने जो दिया है ना शून्य, उसमें सारी भाषाएं आ गई। उसके अलावा कोई भाषा ही नहीं है जो बोली जा सके, क्योंकि शून्य और एक हाँ है, एक ना है, दोनों के अलावा कोई भाषा हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए तो भारत से अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर्स निकलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ से निकलते हैं? इंडिया से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाषा हमारे रग में है, जीन्स में है।